Hello everyone. In this series of Easy Tricks to Remember, we're going to learn Parliament and State Legislature with Easy Tricks with Clarity of Concept. दोस्तों, आप इसी वीडियो में ना पूरा पार्लियामेंट जो कि एक बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है, पूरा पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों को कंप्लीट कर दोगे विथ इजी ट्रिक्स विथ क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट। और इसके अंदर आप सब कुछ याद कर लोगे बहुत ही इजीली, बहुत ही प्यार से सब कुछ याद कर लोगे, क्योंकि मैं विथ इजी ट्रिक्स सब कुछ याद करवा रहा हूँ आपको पॉलिटी के अंदर। ठीक है, आपकी पूरी इंडियन पॉलिटी कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है, इसी सीरीज के अंदर। और अभी तक हमने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर तक के चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया लक्ष्मीकांत में। ठीक है, अब हम पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को कंप्लीट करेंगे। मैं आपको इसके अंदर लक्ष्मीकांत के अंदर बुक के अंदर भी दिखा देता हूँ कि भैया इसके अंदर हम कुछ नहीं छोड़ने वाले। ठीक है, जो भी पार्लियामेंट का चैप्टर है ना इतना बड़ा, ये हम ये सब कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये पार्लियामेंट का चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे इसके अंदर, इसी वीडियो के अंदर। और स्टेट लेजिस्लेचर को भी खत्म करेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, ताकि आप दोनों के अंदर ना आराम से कंपेयर कर पाओ और याद भी कर पाओ सब कुछ। ठीक है, तो स्टेट लेजिस्लेचर को और पार्लियामेंट को, ठीक है, इन सारे वीडियोस के अंदर हम कंप्लीट करेंगे दोनों को एक साथ में। ठीक है, और एक बात और, ये रही हमारी लक्ष्मीकांत की चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद ना ये सब कुछ आप एक्टिव रिकॉल कर पाओगे। इन सब क्वेश्चंस के जवाब ना आप आराम से अपने मन में, ब्रेन के अंदर, माइंड में आराम से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, प्रोसेस कर पाओगे आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, तो जो न्यू है ना उनको मैं बता दूं कि भाई इस वीडियो का या फिर इस सीरीज का फायदा क्या है। तो आप रिवीजन कर पाओगे सब कुछ, ठीक है, रिकॉल कर पाओगे। एग्जाम ओरिएंटेड है, मतलब प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ लेके चल रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे हम, और कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है दोस्तों, वो सारे चैप्टर्स कर रहे हैं लक्ष्मीकांत के। ठीक है, और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तो बेनिफिशियल है ही यही है। और ये रही हमारी कुछ अपकमिंग सीरीज जो आपको इस चैनल पे ही मिलेगी। ठीक है, तो प्ले लिस्ट बनी पड़ी है इसकी, तो आपको यहाँ पर वीडियो में चैप्टर वाइज कंप्लीट मिलेगा, सही का सारा चैप्टर। और देखोगे ना आप, एक वीडियो देख लोगे आप दोस्तों, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो एक बात और दोस्तों, देखो ये रही यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर गोल्डन रूल्स। इस वीडियो को जरूर देख लेना, अब तक 650 से ऊपर बच्चों ने देख लिया है ये, और 44 लाइक्स आ चुके हैं इस वीडियो के ऊपर। ठीक है, ये गोल्डन रूल्स है टू क्रैक प्रीलिम्स 2025, तो इसे जरूर देख लेना। और ये एनवायरनमेंट की वीडियो है। ठीक है, इसके अंदर मैंने बताया कि भैया यूपीएससी के अंदर पीवाई को थीम बेस्ड प्रिपरेशन करनी होती है। सबसे पहले ये मैंडेटरी होता है, और कैसे करनी होती है इसे मैंने बताया है। ठीक है, तो ये वीडियो भी देखना। और अभी एनवायरनमेंट की सीरीज अभी कंटिन्यू होगी, और ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको चैप्टर वाइज कंप्लीट करवा रहा हूँ एनवायरनमेंट भी। चलो, अब हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और इसे कंप्लीट करते हैं पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को। अच्छा, एक बात और दोस्तों, अभी ना ये 22 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, यूपी पीसीएस का। तो उनमें से हमारे एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था ये। सो आप देख सकते हो कि भैया पॉलिटी सीरीज के कितने बेनिफिट्स हैं। ठीक है, एक तो बहुत प्यार से आपका चैप्टर सारे रिवाइज हो जाते हैं, रिकॉल हो जाते हैं, और याद भी हो जाता है। और फिर क्वेश्चन भी गलत नहीं कर पाओगे आप एग्जाम में। क्यों? तरीके बता रहा हूँ ना ऐसे कि गलत नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसे कंप्लीट करेंगे। और ये वीडियो भी देख लेना भाई साहब, गोल्डन रूल्स वाली। ठीक है, इसके अंदर मैंने बताया है कि भैया आप इन टूल्स को कैसे कमेंट करोगे। ठीक है, और ये डेट तो आप लिख लो अपने अपने स्टडी टेबल के आगे। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और कंप्लीट करते हैं। ठीक है, वाई प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। अच्छा दोस्तों, मैंने आपको ये ना प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो चीज़ें रिपीट करना से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, वीडियो लॉन्ग हो जाती है। आप वहाँ से ये सब चीज़ें कंप्लीट कर लो अगर आपने प्रेसिडेंट वाली वीडियो नहीं देखी है तो। ठीक है, तो ये सारे जितने भी स्लाइड्स है ना, मैं ये आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो जाके वीडियोस देखो, और आप यहाँ पर पढ़कर, ठीक है, खुद से एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, कि आपने पढ़ा था, आपको याद है या नहीं। ठीक है, नहीं याद है तो एक बार जाके वीडियो देख लो। ठीक है, अब हम पार्लियामेंट को स्टार्ट करते हैं। और ये देखो, पार्लियामेंट के अंदर हम आर्टिकल 79 से लेके 122 तक कवर करेंगे। और ये पार्ट 5th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है हमारे। ठीक है, और इसके अंदर हम पार्लियामेंट के ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिशन, ड्यूरेशन, ऑफिसर्स, ठीक है, जैसे स्पीकर होते हैं, डिप्टी स्पीकर होते हैं, ठीक है, प्रिविलेजेस, पावर्स, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जो पार्लियामेंट है हमारा, वो कैसे बनता है। ठीक है, क्या कंपोजिशन है पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट के अंदर हमारा राज्यसभा आता है, ठीक है, अपर हाउस, देन लोअर हाउस हमारा लोकसभा होता है, एंड देन हमारा
थर्ड पार्ट जो होता है इसका वो प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। तो विदाउट प्रेसिडेंट के एसेंट के जो भी लोकसभा और राज्यसभा के अंदर बिल पास होंगे वो एक्ट नहीं बन सकते, ठीक है। ये मैं आपको वीडियो में बढ़ाता आता जा रहा हूँ, ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर में बढ़ाता जा रहा हूँ, ठीक है। अब अब आपको ये पता होना चाहिए कि भैया लोकसभा और राज्यसभा का इलेक्शन कैसे होता है, क्या मेथड है, और प्रेसिडेंट कैसे चुनकर आता है। अब प्रेसिडेंट कैसे चुनकर आता है ये मैं आपको प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे राज्यसभा और लोकसभा की, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट से हम कंपेयर भी करेंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, द इलेक्शन इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ पीआर बाय मींस एसटीवी टू प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। अच्छा, लेजिस्लेटिव काउंसिल मैंने आपको बता चुका हूँ, ये क्या होते हैं, यहाँ पर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं, ठीक है। और ये हमारे जितने भी स्टेट्स, हमारे 28 स्टेट्स हैं ना हमारे इंडिया के अंदर, उसमें से सिर्फ 6 स्टेट्स के अंदर मिलेगा, ठीक है। और ये स्टेट्स मैंने आपको याद करना आने का तरीका बताया था, तंबू स्टेट्स। अब तंबू स्टेट से याद करो कौन कौन से स्टेट्स हैं, ठीक है। चलो, अब देखो दोस्तों, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब देखो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब, देखो एक बार आप इसे लक्ष्मीकांत से पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पर होता क्या है, जैसे प्रेसिडेंट वाले में देखो, यहाँ पर कैंडिडेट 1 होगा, यहाँ कैंडिडेट 2 होगा, ठीक है, यहाँ कैंडिडेट 3 होगा, यहाँ कैंडिडेट 4 होगा, ठीक है। अब 4 कैंडिडेट है हमारे पास फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब हम क्या करेंगे, जितने भी एमपी होगा, एमएलए होगा, उनके पास 1 वोट होगा, सिंगल ट्रांसफर वोटिंग होगी, और वो अपना जो है ना, अपने अपना अपना वोट सभी कैंडिडेट को डालेंगे, ठीक है, एक एक वोट डालेंगे सभी कैंडिडेट को। अब इसके अंदर ये प्रेफरेंस डालते हैं कि ठीक है, कैंडिडेट 1 को हम फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, कैंडिडेट 2 को सेकंड प्रेफरेंस देते हैं, ऐसे करके प्रेफरेंस डालेंगे। सबसे ज़्यादा जो है वोटिंग प्रतिशत प्रेफरेंस की जाएगी जिसके पास, वो कैंडिडेट प्रेसिडेंट बन जाता है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ है, डिटेल में पढ़ना है तो लक्ष्मीकांत से एक बार पढ़ लेना, ठीक है। मैं आपको बस समझा रहा हूँ और याद करवा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अब देखो इसके अंदर सिंगल ट्रांसफर वोटिंग होती है, ये मैं अभी बता चुका हूँ आपको, ठीक है। सबके पास सिंगल वोट होगा, ट्रांसफर वोटिंग सिंगल ही होगी, ठीक है। तो ये किस किस में हम यूज करते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफर वोटिंग। तो राज्यसभा के इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन में, और वाइस प्रेसिडेंट के, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, राज्यसभा, प्रेसिडेंट और लेजिस्लेटिव काउंसिल और वाइस प्रेसिडेंट, इसमें हमारा जो मेथड होता है इलेक्शन का वो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफर वोटिंग होती है। ऐसे ही हम लोकसभा का पढ़ेंगे, ठीक है। तो लोकसभा के अंदर क्या होता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ओनली 3 आउट ऑफ 8 यूटीज हैव राज्यसभा रिप्रेजेंटेशन। दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास 8 यूटीज हैं इंडिया के अंदर, और उसके अंदर 3 यूटीज पे ना, 3 यूटीज के पास तो राज्यसभा के अंदर रिप्रेजेंटेशन भी है। मतलब इनसे जो ये 3 यूटीज हैं, इनसे राज्यसभा के अंदर मेंबर जो है ना इलेक्ट भी होकर आते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से ये आपको पता होना चाहिए। उसे याद करने का तरीका है दिल्ली का चेरी जैम, ठीक है। दिल्ली का चेरी जैम खाओगे तो आपको रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा, किसमें, राज्यसभा के अंदर। तो दिल्ली के अंदर से हमारे जो है राज्यसभा के मेंबर आएंगे, ठीक है। ऐसे ही चेरी का मतलब पौंडीचेरी, तो पौंडीचेरी से भी क्या है, हमारे राज्यसभा के मेंबर्स आएंगे। ऐसे ही जेम से जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे याद रखना आपको। कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। सो आर्टिकल 80 बात करता है कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा की, और आर्टिकल 81 बात करता है कंपोजिशन ऑफ लोकसभा की, ठीक है। तो आया तो आपको याद रहेगा 80 और 81, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा के कंपोजिशन के बारे में बात करता है, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। सो आपको आर्टिकल 80 के अंदर कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा मिलेगा। तो इसके अंदर आपको मैक्सिमम स्ट्रेंथ भी याद रखनी है और एक्चुअल स्ट्रेंथ भी, ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्यों है, देखो मैक्सिमम स्ट्रेंथ इसलिए है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है हर साल, ठीक है। हम ह्यूमन सेटलमेंट भी इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स एरिया बढ़ रहा है हमारे यहाँ। तो हमने मैक्सिमम स्ट्रेंथ डाल दी कॉन्स्टिट्यूशन में 250। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी हमारी फ्यूचर में बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। तो हमने इसके अंदर डाल दिया 238 तो इलेक्टेड मेंबर्स, और 12 जो है ये नॉमिनेट करेगा कौन, प्रेसिडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है दोस्तों। अब देखो एक्चुअल स्ट्रेंथ कितनी है जो रियल में है हमें हमारे इस समय प्रेजेंट में, तो वह है 245, ठीक है। अब 245 के अंदर 2 to 9 सीट जो हैं ये स्टेट से आएंगी, ठीक है दोस्तों। और ये 4 जो हैं जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था ये यूटी से आएंगी। कौन सी यूटी से आएंगी, तो मैंने अभी आपको पढ़ाया था दिल्ली चेरी जेम से आएंगी, ठीक है, दिल्ली, पौंडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर से, ये 4 सीट्स है ना। तो ये टोटल कितनी होंगे दोस्तों, बताओ बताओ बताओ, 233, ठीक है। और इसमें 12 जो है ये नॉमिनेटेड होंगे, तो इन दोनों को प्लस करोगे तो ये कितने हो जाएंगे, 245। तो ये हमारी एक्चुअल स्ट्रेंथ है किसकी, राज्यसभा की। और कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 80 है। और ऐसी आर्टिकल 81 में क्या मिलेगा आपको दोस्तों,
ये मिलेगा कंपोजिशन एंड एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ लोकसभा। ठीक है, अभी हमने राज्यसभा पढ़ा, अब लोकसभा देखो दोस्तों। तो इसके अंदर मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है लोकसभा की 552, ठीक है, जिसमें कि स्टेट्स आएंगी 530 और यूटी से आएंगी 20 सीट्स। अब एक बात और दोस्तों, ये ना 2020 से पहले पहले 2 सीट जो है ना एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट करा जाता था बाय द प्रेसिडेंट। अब ये खत्म हो गया है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। लेकिन एक्चुअल स्ट्रेंथ कितनी है लोकसभा की, जो रियल में है हिस्से में, वो है 545, ठीक है। तो आप ये पढ़ते हुए जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं ना, तो 545 पे इलेक्शन होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर कोई 545 पे नहीं होते, खैर उस पर तो ये एंग्लो इंडियंस हट गया है, ठीक है। अब देखो 530 तो हो गया हमारा जो स्टेट से आएगा, और 13 जो है यूटी से आएगा, इसी का ध्यान रखना। 13 है जो यूटी से आएगा, यूनियन टेरिटरीज से, और 530 के ऊपर स्टेट्स के अंदर इलेक्शन होंगे, ठीक है दोस्तों। तो 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 2020 के अंदर। इसने क्या कर दिया, डन अवे विथ एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेशन, ये खत्म कर दिया, ठीक है, एंग्लो इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है दोस्तों। तो इस बातों को आपको ध्यान रखना है राज्यसभा और लोकसभा के कंपोजिशन के बारे में, ठीक है। ये आपके प्रीलिम्स में भी काम आएगा, और खैर मेंस में तो इंटरव्यू वगैरह में आपके पास ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, बेसिक चीजें हैं इसलिए पूछे जा सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो दोस्तों, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 में आया है, और इसने क्या कर दिया, रिड्यूस्ड वोटिंग एज लिमिट फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। दोस्तों जितने भी 18 है ना और 18 प्लस हैं, अब उनके पास वोटिंग राइट्स हैं, ठीक है। वो एमएलए के इलेक्शन के अंदर भी वोट डाल सकते हैं, और एमपी के इलेक्शन में भी वोट डाल सकते हैं, ठीक है। तो अपने स्टेट असेंबली के लिए वोट डाल सकते हैं, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए भी वोट डाल सकते हैं लोकसभा के लिए, ठीक है। और ये कब हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 1988 के अंदर, 1988 में। उस टाइम था 21 साल एज, ठीक है, 21 ईयर्स के जो है स्टूडेंट्स या फिर पीपल्स जो है वो डाल देते उस टाइम पे। अब ये 18 ईयर्स हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो 61st आया था, तो ये 21 को रिड्यूस कर देता है 18 में, ठीक है। तो 1988 में आया था, तो लास्ट का 8 पकड़ो और उसको 18 कर दो, ठीक है दोस्तों। ऐसे करके आपको याद रखना है दोस्तों। ये ना आपको मैंने प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, कि प्रेसिडेंट के पास लेजिस्लेटिव पावर होती है कि वो 12 नॉमिनेट्स कर सकता है मेंबर्स को, ठीक है, टू राज्यसभा के अंदर, ठीक है। लेकिन किसको करेगा, ठीक है, जिनके पास लिटरेचर के अंदर अच्छी खासी नॉलेज होगी, एक्सपीरियंस होगा, प्रैक्टिकल नॉलेज होगी, जिनके पास आर्ट के अंदर अच्छी खासी नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज होगी, ठीक है, साइंस में, सोशल सर्विस में, और कोऑपरेटिव मूवमेंट ऐसा कोई चलाया हो जिसके अंदर उन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया हो सोसाइटी को, ठीक है, और अच्छा खासा इनके पास एक्सपीरियंस हो। तो इनमें से जो प्रेसिडेंट जो है 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है टू राज्यसभा, ठीक है। ऐसे ही गवर्नर के पास होती है पावर, लेजिस्लेटिव पावर, लेकिन गवर्नर जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर नॉमिनेट कर सकता है 1/6 ऑफ द मेंबर्स को, ठीक है। यह ध्यान रखना है, ये स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वही एमएलसी वाला, ठीक है, हैविंग स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन लेस प्लस सी, ठीक है। तो ये कोऑपरेटिव मूवमेंट तो केवल गवर्नर वाले के लिए आता है, ठीक है, और इसके अंदर ये प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है दोस्तों। इन बातों को ध्यान रखना है आपको। अब एक बात दोस्तों और, देखो इसके ऊपर तो प्रीलिम्स में 2024 में भी क्वेश्चन बना है, ठीक है, कि कितनी बार डिलिमिटेशन कमीशन बैठी है, ठीक है, हमारे कंट्री के अंदर गठित हुई है। तो देखो एक तो हुई है 1952 के अंदर, 1962 के अंदर, 1972 में, और 2002 में। अब देखो इसको याद करने का तरीका कैसे है, देखो लास्ट में हर किसी के 2 है, ठीक है, और 1952 आपको याद रहेगा आज़ादी के कुछ सालों के बाद ही, ठीक है, 1962 याद रहेगा आपको, 1972 भी याद रहेगा, और 2002 भी याद रहेगा, ठीक है। तो 4 टाइम्स तो हमारे डिलिमिटेशन कमीशन बैठी है। अभी डिलिमिटेशन कमीशन का काम क्या होता है, तो डिलिमिटेशन कमीशन का काम होता है सीट्स और टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज को क्या करना रीएडजस्ट करना, ठीक है, इनका काम होता है। और ये डिलिमिटेशन कमीशन जो है कौन गठित करेगा, ठीक है, कौन इनको बनाएगा, ठीक है, तो ये काम होता है पार्लियामेंट का, ठीक है। तो पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू डिटरमाइन द अथॉरिटी एंड द मैनर इन विच इट इज टू बी मेड। अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट एनेक्टेड द डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट, ठीक है। तो डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट बनाएंगी पार्लियामेंट, और वो पावर दे देगी डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट को, ठीक है। और उसके अंदर जो मेंबर्स हैं उनके पास पावर होगी अच्छी खासी, और वही सीट एलोकेशन और टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज को क्या करेंगे, रीएडजस्टमेंट करेंगे। और ये कब करते हैं दोस्तों, जब भी सेंसस होगा, हमेशा सेंसस होता है ना, हर 10 साल में सेंसस होता है हमारे यहाँ। और प्लस दोस्तों पॉपुलेशन तो हमारी हर साल इंक्रीज हो रही है, इसलिए हमारी ये रीएडजस्टमेंट करना बहुत जरूरी है, सीट्स की टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज की रीएडजस्टमेंट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, आफ्टर एवरी सेंसस अ रीएडजस्टमेंट इज टू बी मेड इन एसएनटी, ठीक है। तो सीट्स और टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर
ठीक है। तो एलोकेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा टू द स्टेट्स और डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब ये दोस्तों टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज आपको पता होना चाहिए होता क्या है। ठीक है, देखो एमएलए का तो अलग होता है, एमपी का अलग होता है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, जैसे कि कोई डिस्ट्रिक्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसा हो सकता है कि एक पूरे डिस्ट्रिक्ट से एक एमपी निकल के आए, ठीक है, मेंबर पार्लियामेंट। और ऐसा हो सकता है कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 4 एमएलए के सीट्स हो स्टेट्स के अंदर। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है दोस्तों आपको। ये होता है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है दोस्तों, या आप अपने एरिया के अंदर जहाँ भी आप रहते हो ना, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखना, जरा चेक करना, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जितनी प्रैक्टिकल नॉलेज लोगे ना इसकी, उतना ही आपको ज़्यादा समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। अब देखो दोस्तों, मैंने आपको राज्यसभा का तो पढ़ा दिया था कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता है हमारे यहाँ, बाय मीन्स सिंगल एसटीवी, बाय मीन्स सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, दैट इज एसटीवी। ठीक है, तो पीआर और एसटीवी हमारा किसमें होता है, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। ठीक है, लोकसभा के अंदर क्या होता है हमारे यहाँ लोकसभा में होता है टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जिसे हम फर्स्ट पार्ट ऑफ पोस्ट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है और फर्स्ट पार्ट ऑफ पोस्ट सिस्टम। हमारे ये होता है भैया, हमारे कैंडिडेट ए बी सी डी हैं, सबसे ज़्यादा वोट जिनको पड़ा वो जीत जाएगा। ठीक है, इनमें से। ठीक है, हमारे ये नहीं है कि भैया इसमें चॉइस होती है, इसमें सबसे ज़्यादा नंबर वोट जो ले लेगा वो जीत जाएगा। ठीक है, अब एक बात और दोस्तों, मैं इसमें बताना चाहूँगा, इसके अंदर एक वोट भी अगर किसी को ज़्यादा मिल गया ना सबसे, वो यहाँ पर कैंडिडेट विनर कहलाएगा, एक वोट भी, इसी से ध्यान रखना। तो टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे यहाँ इसके अंदर, लोकसभा के अंदर। और टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन मैंने अभी आपको समझाया था कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एमपी के अंदर एक सीट हो सकती है एमपी की, और उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 4 to 5 जो है एमएलए की सीट हो सकती है, लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट हो सकती है। इसलिए बोल रहा हूँ, आप अपने एरिया के डिस्ट्रिक्ट का एक बार चेक करो। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो। अच्छा दोस्तों, अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि हमने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को अडोप्ट कर रखा है फॉर राज्यसभा इलेक्शन। ठीक है, ठीक है, हमने राज्यसभा के लिए हमने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को चूज कर रखा है। क्यों नहीं हमने अडोप्ट करा ये लोकसभा के लिए, क्या रीजंस रहे? तो डीमेरिट जान लो किसके, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के, कि वाई पी आर इज नॉट अडोप्टेड फॉर लोकसभा बाय आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, हमने हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उन्होंने क्यों नहीं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को चुना। ठीक है, फॉर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा। ठीक है, तो इसे डीमेरिट जान लो किसके, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के। तो क्या है, बी से ब्लेम्ड है, मतलब ब्लेम्ड है डीमेरिट्स। तो बी से यहाँ पर क्या है, डज नॉट गिव एनी स्कोप फॉर बाई इलेक्शन। ठीक है, अब किसी मेंबर की डेथ हो गई, ठीक है, रेजिग्नेशन दे दिया, कुछ भी हो गया, डिस्क्वालिफिकेशन हो गया, तो वहाँ बाई इलेक्शन कैसे कराए? ठीक है, बाई इलेक्शन पॉसिबल नहीं होता प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है, एल से यहाँ पर क्या है, लो लिटरेसी। अब पी आर जो है ना, बहुत डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करने के लिए, तो लोगों को समझ में नहीं आएगा, हमारी वैसे ही लो लिटरेसी है बहुत ज़्यादा। ठीक है, एक दूसरा क्या है, लेजिस्लेटिव पैरालिसिस है। कैसे, अनसुटेबिलिटी टू पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट विथ मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज, इनस्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, हमारी मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज है, इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, छोटी बड़ी बहुत सारी है हमारे यहाँ, तो गिनती नहीं है। तो ये क्या करता है, इनस्टेबिलिटी दे देगा गवर्नमेंट में। ठीक है, ऐसे यहाँ पर क्या है, अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स वोटर। बिल्कुल बात सही है दोस्तों। देखो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में पता ही नहीं चल रहा कि आपका वोटर कौन था। ठीक है, यहाँ पर प्रेफरेंस से वोटिंग होती है। ठीक है, तो आपको पता नहीं चल रहा वोटर कौन है, तो ये वीकन कर देता है लिंक बिटवीन द वोटर एंड रिप्रेजेंटेटिव, है ना। इंक्रीज द सिग्निफिकेंस ऑफ द पार्टी सिस्टम एंड डिक्रीज दैट ऑफ वोटर। बिल्कुल बात सही है, पार्टी सिस्टम को ये बढ़ावा दे देगा। ठीक है, जो बड़ी पार्टीज है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज है, उनको ऊपर ज़्यादा वोट मिलेंगे, उनको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो जो लोकल पार्टीज हैं, ठीक है, या फिर जो लोकल मेंबर्स हैं, जो लोकल चुनाव लड़ रहे हैं, या इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं, है ना, उनके वोटर्स का या फिर इंडिपेंडेंट मेंबर्स के लिए जो सिग्निफिकेंस है ना, वो कम हो जाती है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है दोस्तों, अब देखो एम से यहाँ पर क्या है, ये प्रमोट करता है माइनॉरिटी थिंकिंग को। ठीक है, कौन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ई से यहाँ पर क्या है, बहुत एक्सपेंसिव है एक तो। ठीक है, डी से यहाँ पर क्या है, डज नॉट अग्योर विथ डाइवर्स इंडिया। बिल्कुल, हमारे यहाँ देखो डाइवर्स इंडिया है, हमारे यहाँ देखो तमिलनाडु में आपको वहाँ पर रीजनल गवर्नमेंट मिलेगी। ठीक है, केरला में रीजनल गवर्नमेंट मिलेगी, हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल में रीजनल गवर्नमेंट मिलेगी, यूपी के अंदर कभी कभी रीजनल गवर्नमेंट बनती है हमारे यहाँ। ठीक है, बिहार के अंदर बनती है। तो यहाँ पर अलग अलग एस्पिरेशन है लोगों के, तो डाइवर्स इंडिया के साथ ये जो है ना, फिट नहीं बैठता प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम लोकसभा के इलेक्शन के लिए, इसलिए हमने चूज नहीं करा। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को फॉर द इलेक्शन ऑफ द लोकसभा। ठीक है,
समझ में आ गया आपको, याद हो गया, आगे बढ़े। अब एक बात और दोस्तों, देखो राज्यसभा के मेंबर जो है ना कैन बी इलेक्टेड, ठीक है, कैन बी री इलेक्टेड एंड री नॉमिनेटेड बाय एनी नंबर ऑफ टाइम्स। इसका ध्यान रखना दोस्तों, जो राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स है ना, ठीक है, कितनी बार भी री इलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमने श्रीमती निर्मला सीतारमण को 4 बार बनाया है कि मतलब री इलेक्टेड ये कितनी बार भी हो सकती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है कितनी बार हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ठीक है। तो ऐसी जो है राज्यसभा के अंदर नॉमिनेट मेंबर थे, ठीक है, वो थे हमारे सचिन तेंदुलकर, ठीक है। तो ये भी कितनी बार रीनोमिनेटेड हो सकते हैं, रीनोमिनेटेड हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए ऐसे करके आपको याद रखना है, ठीक है। ये तो भाई ये इलेक्टेड है राज्यसभा के अंदर, ये है नॉमिनेटेड, इसका भी ध्यान रखना। तो दोनों के दोनों जो है कितनी बार भी री इलेक्टेड हो सकते हैं, एनी नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अब एक बात दोस्तों और, टर्म ऑफ द लोकसभा। अब क्या बोलोगे भैया, टर्म क्या है लोकसभा की, ठीक है। तो फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग, तो जब भी इसकी फर्स्ट मीटिंग होगी लोकसभा की, तो नॉर्मल टर्म माना जाता है भैया लोकसभा का 5 ईयर्स, ठीक है। और ये ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा आफ्टर 5 ईयर्स। बट प्रेसिडेंट के पास एक पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन में रखी है कि आई एम ऑथराइज टू डिसॉल्व लोकसभा एट एनी टाइम इवन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स एंड दिस कैन नॉट बी चैलेंज इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कभी भी डिसॉल्व कर सकते हैं लोकसभा को प्रेसिडेंट, बट प्रेसिडेंट खुद से कुछ नहीं करता। मैंने आपको प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में पढ़ाया है, प्रेसिडेंट जब भी कुछ करेगा तो वो एड एंड एडवाइस लेगा किसकी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द पीएम। इस बात को ध्यान रखना है आपको दोस्तों। अब देखो दोस्तों, ये क्वालिफिकेशन मैं आपको प्रेसिडेंट वाला चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ प्रेसिडेंट की, कि भैया एलिजिबिलिटी क्या होगी, ठीक है, फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये है CALO, ठीक है। तो ओ नहीं होना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, बाकी सिटीजन ऑफ इंडिया, एज होनी 35 ईयर्स की, है ना, और क्वालिफाइड होना चाहिए फॉर द लोकसभा का मेंबर बनने की, ठीक है। तो मैं आपको ये प्रेसिडेंट वाला चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, और ये भी प्रेसिडेंट वाला चैप्टर पढ़ा चुका हूँ फॉर द वाइस प्रेसिडेंट, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, वो है CARO, ठीक है। आर यहाँ पर क्या है, तो वो राज्यसभा के लिए है, बाकी सेम होता है जैसे प्रेसिडेंट का होता है। ऐसे ही मैं आपका गवर्नर का पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। वो आर्टिकल 157 में होता है क्वालिफिकेशन, और वो है CSCO, ठीक है। ये होता है कन्वेंशन, कंसल्ट करना है CM को, ठीक है, जब भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा गवर्नर को। और आउटसाइडर होना चाहिए, स्टेट के बाहर के होने चाहिए, और सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, एज 35 ईयर्स की होनी चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रीलिम्स के लिए। अब देखो दोस्तों, ये थोड़ा और समझ लो, ये भी मैं वैसे पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक है। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए ए पर्सन टू बी चोजन एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो MP बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो है CASO, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। और एज देखो, एज जो है 25 चाहिए, किसके लिए, लोकसभा के इलेक्शन के लिए या लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, ठीक है। MLA बनना है, MP बनना है लोकसभा का, तो आपके 25 एज होनी चाहिए। और राज्यसभा का मेंबर बनना है तो 30 एज चाहिए, और लेजिस्लेटिव काउंसिल का एज बनना है तब भी 30 ईयर्स चाहिए, ठीक है। और ऐसे यहाँ पर क्या है, मस्ट सब्सक्राइब टू एन ओथ अफर्मेशन बिफोर द पर्सन ऑथराइज्ड बाय द ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने ये ओथ एंड अफर्मेशन लेंगे, ठीक है, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। ये लेना ही लेना पड़ेगा इनको। और उससे क्या है यहाँ पर, अदर क्वालिफिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्लियामेंट। इस बात को भी ध्यान रखना है कि भैया अदर क्वालिफिकेशन भी ले डाउन कर सकती है कौन, पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। Parliament has laid down the following additional qualifications in the Representation of People Act 1951, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों कि एडिशनल जो है क्वालिफिकेशन पार्लियामेंट ने डाला है, ठीक है, एडिशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। किसके थ्रू डाला है पार्लियामेंट ने, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के थ्रू, ठीक है, 1951 में, ठीक है। किसके लिए डाला है, अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है आपको, ठीक है, तो इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट के अंदर 1951 के अंदर ये एडिशनल क्वालिफिकेशन है, ये दो, इसको आपको याद रखना है। एक ये है कि आप रजिस्टर्ड होना चाहिए एज इलेक्टर, ठीक है, जहाँ से भी आप इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, ठीक है, आप वहाँ के इलेक्टर होने चाहिए रजिस्टर्ड, ठीक है, वहाँ के इलेक्टर कॉलेज में आपका नाम होना चाहिए। दूसरा क्या है, अगर आपको रिजर्व सीट है उस टाइम पे, ठीक है, तो आप जो है मेंबर होने चाहिए SC ST के, ठीक है। ही वांट्स टू कॉन्टेस्ट अ सीट रिजर्व फॉर देम, ठीक है दोस्तों, आपकी जो रिजर्व सीट है, ठीक है, अगर SC ST की, तो आप SC ST से ही होने चाहिए, अदरवाइज आप इलेक्शन वहाँ नहीं लड़ सकते, ठीक है दोस्तों। तो ये एडिशनल क्वालिफिकेशन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में। तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि ये इस एक्ट के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है फॉर प्रीलिम्स। अच्छा दोस्तों, आपको ना ये भी पता होना चाहिए कि भैया डिस्क्वालिफिकेशंस क्या हैं,
ठीक है, किन ग्राउंड्स के ऊपर डिस्क्वालीफाइड हो सकता है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीजें मेंशन हैं। ठीक है, आईसीयू और डबल ओ, इनके ऊपर जो है कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या है वो डिस्क्वालीफाइड हो सकता है। आई से यहाँ पर क्या है, इंसॉल्वेंट। सी से यहाँ पर क्या है, अगर सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं होगा। यू से क्या है, अनसाउंड माइंड। और ओ से यहाँ पर क्या है, होल्ड्स और एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, फिर ओ से यहाँ पर क्या है, तो अदर डिस्क्वालिफिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, तो पार्लियामेंट जो है डिस्क्राइब कर सकती है अदर डिस्क्वालिफिकेशंस। ठीक है, फॉर एन एमपी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी आगे मैं इसके बारे में और डिटेल में समझाऊंगा आपको। ठीक है दोस्तों, अब देखो, ये मैंने अभी आपको बताया ना, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए, ये मैं आपको पार्लियामेंट प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, नॉट डीम्ड टू होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या मिनिस्टर, ठीक है, चाहे वो स्टेट के हो चाहे यूनियन को हो, वो चाहे वो गवर्नर हो, ठीक है, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए। अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करेगा तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, वो एलिजिबल नहीं होगा ये सब बनने के लिए। ठीक है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मिनिस्टर और गवर्नर बनने के लिए। ठीक है, अभी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता है जहां पर आपकी अदर से इनकम आ रही है। ठीक है, अदर इनकम आ रही है। ठीक है, आप प्रेसिडेंट भी हैं, आपके पास प्रेसिडेंट की भी एज अ सैलरी मिल रही है आपको, और आपके कोई प्राइवेट काम चल रहा है आपके नाम से, और वहां से भी आपको एक सैलरी आ रही है, कोई कंपनी चल रही है। तो ये ऐसा व्यक्ति जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो मिनिस्टर बनने के लिए और प्रेसिडेंट बनने के लिए एलिजिबल नहीं होगा, वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है आपको। ठीक है दोस्तों, अब पार्लियामेंट हैज लेट डाउन फॉलोइंग एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशंस इन दी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। ठीक है, वो 1951 वाला। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर हमने अदर डिस्क्वालिफिकेशन डाल रखी है, एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन पार्लियामेंट ने। अब देखो दोस्तों, ये चीज मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि ये तो मैंने पढ़ाया था आपके पास क्वालिफिकेशन। ठीक है, क्वालिफिकेशन, यहाँ पर मैंने आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, आरपी एक्ट के अंदर ही, आरपी एक्ट 1951 के अंदर क्वालिफिकेशन दो एक्स्ट्रा बताए थे मैंने आपको, और यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन। तो ये जो है ना, कंपेयर करते जाना अपने माइंड के अंदर। देखो दोस्तों, एक बात मैं बताता हूँ आपको, अगर आप माइंड को ना इस तरीके से प्रिपेयर करोगे, ठीक है, कि नहीं भाई हम तो सीरियल वाइज पढ़ेंगे हर चीज को, ठीक है, सीरियल वाइज आपके एग्जाम में नहीं आता कोई भी चीज। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। आपके पास दो पॉलिटी के क्वेश्चन आएंगे, फिर दो इकोनॉमिक्स के आएंगे, फिर दो एनवायरनमेंट के आएंगे, फिर दो साइंस एंड टेक के आएंगे। तो आपको एग्जाम में इस तरीके से माइंड बना के रखना है। ठीक है, कि कहीं से भी उठ के आ जाए, आप उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड हो। ठीक है, इसलिए मैं आपको इस तरीके से ट्रेंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ई से यहाँ पर क्या है, इलेक्शन रिलेटेड। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, ईसीजीएस से याद रखना है आपको। तो ई से यहाँ पर क्या है, इलेक्शन रिलेटेड। अब इलेक्शन रिलेटेड क्या है, नॉट गिल्टी ऑफ इलेक्ट्रल ऑफेंसेस। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रल अगर ऑफेंस करा होगा तो वो क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो को इलेक्ट्रल ऑफेंस नहीं करना चाहिए। नॉट फेल टू लॉज एन अकाउंट ऑफ एन इलेक्शन एक्सपेंसेस विद इन द टाइम। ठीक है, अब देखो दोस्तों, एक होता है कि आपने इलेक्शन लड़ा और अपने एक्सपेंसेस को नहीं बताया, ठीक है, इन रिटर्न डॉक्यूमेंट्स, कि आपने कितना एक्सपेंस किया अपने इलेक्शन के प्रचार में, ठीक है, कैंपेनिंग में आपने कितना प्रचार करा, आपने मेंशन नहीं करा, ना बताया आपने। ठीक है, जबकि वो बताना होता है। ठीक है, नहीं करा तब आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप फेल्ड नहीं होना चाहिए टू काउंट एन इलेक्शन एक्सपेंसेस के ऊपर। ठीक है, सी से यहाँ पर क्या है, क्राइम एंड करप्शन रिलेटेड। आप क्राइम और करप्शन रिलेटेड क्या है दोस्तों, देखो, अगर आपको आपको मतलब दो जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, उसको 2 साल से ऊपर की सजा मिल जाती है, 2 या 2 साल से ऊपर वाले तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। अभी आपने सुना होगा, अभी 1 साल भी नहीं हुआ होगा, खैर, राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा हो गई थी, 2 साल से ऊपर की सजा हो गई थी। ठीक है, गुजरात कोर्ट से। ठीक है, गुजरात के हाई कोर्ट ने उनको सजा दे दी थी, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दी थी, याद नहीं आ रहा मुझे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दी थी। ठीक है, तो 2 साल से ऊपर की सजा मिली थी इनको, राहुल गांधी को, तो ये डिस्क्वालीफाइड हो गए थे एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, फिर ये वापस आए, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को क्या कर दिया, खत्म कर दिया ना, कहा भाई इस पे आपने कैसे दे दिया 2 साल की सजा। ठीक है, आपने कोई ग्राउंड ही मेंशन नहीं करा। चलो, वो तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी आपकी, एज अ कंपेयर करने के लिए, समझने के लिए। अट अब देखो, नॉट डिसमिस्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज फॉर करप्शन और डिसलॉयल्टी। ठीक है, तो आप इससे पहले जो है ना, आप गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे और आप डिस्क्वालीफाइड हो गए होंगे, इसलिए करप्शन चार्जेस के ऊपर, तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे
कि भैया आपकी हिस्ट्री बेकार रही है, ठीक है, आप हिस्ट्री बेकार रही है आपकी, आप जरूर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुके हो, लेकिन आपकी हिस्ट्री थी कि आप एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट आप करप्शन लेते हुए पकड़े गए थे, आपके ऊपर चार्जेस चल रहे हैं करप्शन के, ठीक है, आप डिसलॉयलिटी हो, मतलब डिसलॉयल हो आप कॉन्स्टिट्यूशन के, तो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहोगे, आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे, ठीक है। तो ये बात है आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। अब जी से यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट रिलेटेड, ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ लिया, इलेक्शन रिलेटेड और क्राइम एंड करप्शन रिलेटेड। अब गवर्नमेंट रिलेटेड, गवर्नमेंट रिलेटेड क्या है, नॉट होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन कॉर्पोरेशन इन विच गवर्नमेंट हैज एटलीस्ट 25% शेयर। अब एक बात और दोस्तों, देखो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बताया था मैंने आपको, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए। यहाँ पर एक बात और लिखी हुई है, भैया वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है ना, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है उसके अंदर गवर्नमेंट के 25% शेयर भी होने चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और वर्क्स और सर्विसेज, ठीक है, आप मिनिस्टर हो, आप प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, गवर्नर हो, ठीक है, आप टेंडर भी निकालोगे एज एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब वो टेंडर निकालोगे तो उसके अंदर ये नहीं है कि आपकी कंपनी हो उसी टेंडर को भर रही है और अपने कंपनी को दे दिया, ठीक है, या अपने परिवार के किसी कंपनी वाले को दे दिया आपने, ठीक है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स वर्क के अंदर आप इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, आप क्या रहोगे, आप न्यूट्रल रहोगे, ठीक है, न्यूट्रल रहोगे, नॉर्मल रहोगे। ऐसे यहाँ पर क्या है, सोशल एनिमिटी एंड क्राइम रिलेटेड। अब देखो क्राइम रिलेटेड मैंने बता दिया है, सोशल एनिमिटी क्या होता है, नॉट पनिश फॉर प्रीचिंग प्रैक्टिसिंग सोशल क्राइम सच एज अनटचेबिलिटी, डाउरी, सती। अगर आपने इन चीज को प्रैक्टिस करा, अनटचेबिलिटी को, डाउरी लिया आपने किसी से, सती प्रैक्टिस करवाई फैमिली के अंदर, कहीं भी कुछ भी, तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे, इसका ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर मेंस में भी और प्रीलिम्स में दोनों में क्वेश्चन बन सकता है। और नॉट पनिश्ड फॉर प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको। आप जो है ना, अगर पनिश्ड हो गए कि भैया आपने जो है एनिमिटी फैलाई है डिफरेंट ग्रुप्स के बीच बीच में, ठीक है, आपने लड़ाई करवाई है, ठीक है, या फिर डिफरेंस पैदा करवाया आपने दो कम्युनिटी के बीच में, ठीक है, तो तब भी आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे, इसका ध्यान रखना दोस्तों। तो ऐसे करके ना समझना चाहिए आपको, और ऐसे करके याद भी रहता है, ठीक है। तो मैं आपसे एक बात बोलूंगा, जब भी जहां भी आपकी लक्ष्मीकांत की बुक है ना, उसे निकालो, खोलो, और इसी तरीके से ना शॉर्ट पॉइंट में वहीं पे अपने उसी पेज पे जाकर जहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है आरबीआई के अंदर, वहां पे से लिख लो, ठीक है, इसी जीएस को, और शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, गवर्नमेंट रिलेटेड, सोशल इम्यूनिटी, ठीक है, इलेक्शन रिलेटेड, क्राइम एंड करप्शन रिलेटेड, तो आपको याद रहेंगी चीजें, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आपको ना ये बात पता होना चाहिए कि अगर कोई डाउट या डिस्प्यूट्स आएगा विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एमएलए, एमपी, कौन डिसाइड करेगा, ये आपको पता होना चाहिए कि भैया इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एमएलए, एमपी, इनके अंदर अगर डिस्प्यूट फिर डाउट आएगा तो डिसाइड कौन करेगा। देखो, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट, अगर इन दोनों से दोनों के इलेक्शन के अंदर डिस्प्यूट या डाउट आएगा तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, ये बात को ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करेगा, ठीक है। अगर एमपी और एमएलए, अगर डिस्क्वालीफाइड पर्सन अगर इलेक्टेड होता है, ये ध्यान रखना, वो पहले से डिस्क्वालीफाइड था, अगर वो पर्सन इलेक्टेड होता है तो ऐसे में वो कंसर्न हाई कोर्ट देखेगा, ठीक है, उस चीज को, या तो हम उसके अंदर अपील कर सकते हैं आगे भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, ठीक है। अगर एमपी एमएलए डिस्क्वालीफाइड हो रहा है अंडर आरपीए 1951 एक्ट के अंदर, तो कौन देखेगा, इस चीज का ध्यान रखना, प्रेसिडेंट पहले कंसल्ट करेगा किसके साथ, ईसीआई के साथ, ठीक है, प्रेसिडेंट कंसल्ट करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है, फिर वो डिसाइड करेंगे, ठीक है, आरपी 1951 एक्ट के अंदर, इस चीज का ध्यान रखना डिस्क्वालिफिकेशन को। अगर 10th शेड्यूल के अंदर वो डिस्क्वालीफाइड हो रहा है एमपी एमएलए, तो कौन डिसाइड करेगा, स्पीकर करेगा, इसी का ध्यान रखना, 10th शेड्यूल के अंदर कौन करता है, स्पीकर करता है, और स्पीकर का जो डिसीजन होगा वो जुडिशियल रिव्यू उसके ऊपर हो सकता है, कोर्ट के अंदर उसके ऊपर आगे अपील हो सकती है, इस चीज का ध्यान रखना है आपको दोस्तों, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। अच्छा दोस्तों, ये भी जान लो कि हमारा 10th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था, ठीक है। अभी मैं आपको 10th शेड्यूल पूरा पढ़ाऊंगा कि 10th शेड्यूल बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, और अभी मैंने आपको यहाँ भी पढ़ाया है, ठीक है, 10th शेड्यूल कि वे स्पीकर डिसाइड करेगा, ठीक है, डाउट एंड डिस्प्यूट्स को। तो ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था, ये कब आया था, तो 1985 में आया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो देखो दोस्तों, अगर आप 5 और इंटू 2, इसको 5 इंटू 2 कर दोगे तो 10th शेड्यूल हमारा ऐड हुआ था, तो ऐसे भी याद रखते हो आप
52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हमारा 10th शेड्यूल ऐड हुआ था 5/2। ठीक है, तो ये आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, और 1985 में आया था ये। अब देखो ये जान लो कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमने 10th शेड्यूल ऐड किया और इसने बात कर रखी है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखना है, VVIN से। ठीक है, डिफेक्शन क्या होता है दोस्तों, मतलब डिफेक्ट चीज है, डिफेक्शन कर दिया, कुछ गलत कर दिया। ठीक है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर वॉलेंटरीली गिव वियोग देते हैं अपनी मेंबरशिप को। ठीक है, अब मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ आपको। कोई बीजेपी का MP है, ठीक है, अब उसने वॉलेंटरीली अपनी पार्टी छोड़ दी आफ्टर इलेक्शन। ठीक है, वो इलेक्टेड हो गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया, उसने ऑथ ऑफ ऑफिस सब ले ली। ठीक है, अब उसने पार्टी छोड़ दी वॉलेंटरीली, खुद से पार्टी छोड़ दी, तो क्या होगा, ये हो जाएगा डिफेक्शन का केस और वो डिस्क्वालीफाइड हो सकता है। इस पे पार्लियामेंट के अंदर वही से चलेगा और डिस्क्वालीफाइड हो सकता है अंडर 10th शेड्यूल। ये बात को ध्यान रखना है आपको। वी से ये क्या है, वोट्स या फिर अब्सटेन कर देगा फ्रॉम वोटिंग कॉन्ट्रेरी टू द पार्टी। कॉन्ट्रेरी का मतलब टू द पार्टी का मतलब क्या है दोस्तों, विप इशू करता है कौन, भैया हर हाउस के अंदर ना, जैसे लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, उसके अंदर है ना, हम एक वो बनाए थे, एक प्रेसिडेंट बनाए थे कि भैया ये चीज़ जो है ना विप इशू करेंगे, ये मास्टर साहब हैं हमारे इसके लोकसभा के अंदर एक पार्टी के, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पार्टी के। अब मैं एग्जांपल देता हूँ बीजेपी से ही। ठीक है, अब बीजेपी के जो भी हैं, इसमें जो भी इन्होंने नेता नेता बना रखा है जिसको, वो वीपी इशू करेंगे, कहेंगे भैया इसके खिलाफ आपको वोटिंग करनी है या इसके समर्थन में वोटिंग करनी है। अगर उनका कोई MP इसके समर्थन में वोटिंग नहीं करता है, ठीक है, पार्टी के खिलाफ जाता है, तो वो डिस्क्वालीफाइड हो सकता है, इसका ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, IC यहाँ पर क्या है, इंडिपेंडेंट मेंबर ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी। अब देखो दोस्तों, इसमें ना 2022 में क्वेश्चन आ भी चुका है। ठीक है, इन दोनों के ऊपर आ चुका है, तो ध्यान रखना, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट मेंबर अगर ज्वाइन करता है कोई पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर इलेक्शन, तो वो डिस्क्वालीफाई या डिफेक्शन के अंडर डिस्क्वालीफाइड हो सकता है, इसकी ध्यान रखना। इंडिपेंडेंट मेंबर का मतलब क्या होता है, निर्दलीय, जिसके पास कोई पार्टी नहीं थी। ठीक है, जब वो इलेक्शन लड़ रहा था, ठीक है, जब वो इलेक्शन जीत गया, अब वो कोई पार्टी ज्वाइन करता है, तो वो डिस्क्वालीफाइड हो सकता है। ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर 6 मंथ्स। अब देखो, मैंने बताया था राज्यसभा के अंदर 12 मेंबर जो है नॉमिनेट करता है और प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट जिनको नॉमिनेट करता है उनके पास 6 महीने का टाइम होता है, 6 मंथ्स का टाइम होता है कि वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इसके बाद वो ज्वाइन करते हैं, इसके बाद, तो वो डिस्क्वालीफाइड हो सकते हैं अंडर डिफेक्शन, इसका ध्यान रखना। 2022 के अंदर जो क्वेश्चन आया था वही लिखा हुआ था कि भैया कि जो नॉमिनेटेड मेंबर है ना, वो अंडर 6 मंथ के अंदर तो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते, लेकिन ये गलत था, अंडर 6 मंथ्स कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, VVIN। ठीक है, अंडर 10th शेड्यूल। अब देखो दोस्तों, अब ये डिफेक्शन वगैरह के अंदर जो है डिस्क्वालिफिकेशन जो होगा, ठीक है, तो ये डिस्क्वालिफिकेशन जो होगा दोस्तों, तो इससे क्या होगी, सीट वैकेंट होगी ना वहाँ की, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिस्क्वालीफाइड हो गया, तो वहाँ की सीट तो वैकेंट होगी ना, तो वो ऐसे में क्या होगा, वैकेंसी इन पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर। तो कब कब हो सकता है ये, तो DDRAO। ठीक है, DDRAO, तो इससे याद रखना है कि वैकेंसी यहाँ पर क्रिएट होगी। ठीक है, तो डी से यहाँ पर क्या है, डबल मेंबरशिप। डबल मेंबरशिप मतलब जैसे जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, कोई राज्यसभा का मेंबर था, उसने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा और वो लोकसभा का भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया, तो दो डबल मेंबरशिप हो गई, राज्यसभा और लोकसभा दोनों के हाउस की हो गई। तो ऐसे में तो कोई एक सीट जाएगी इनकी, या तो राज्यसभा की जाएगी या तो लोकसभा की जाएगी। कौन सी जाएगी ये मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी उसको कैसे समझाऊंगा अभी आपको। ठीक है, अभी वेट करो थोड़ा, देखो इसके अंदर समझाऊंगा। तो डबल मेंबरशिप में तब एक सीट वेकेंट होगी, यस होगी। डी से यहाँ पर क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन ये मैंने बताया था, डिस्क्वालिफिकेशन 3 चीज में होगा, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रिस्क्राइब्ड है पहले से। ठीक है, या फिर हमने जो RPA एक्ट के अंदर डाला 1951 के अंदर, और जो हमने 10th शेड्यूल के अंदर डाला, तो इन 3 ग्राउंड्स के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन होगा। ठीक है, तो इसके अंदर भी सीट वैकेंट होगी, वो भी होगी, चलो ठीक है। R वो खुद से रेजिग्नेशन देता है, ठीक है, रेजिग्नेशन देगा तब भी सीट वैकेंट होगी, ठीक है जी। ऐसे यहाँ पर क्या है, अब्सेंट हो जाता है 60 डेज के लिए। 60 डेज के लिए मतलब हाउस से अब्सेंट हो जाता है 60 डेज के लिए। मतलब हाउस के अंदर प्रोसीजर चल रहा था, ठीक है, सब कुछ हाउस हमारा काम कर रहा है, हमारा लोकसभा राज्यसभा फंक्शन कर रही है, ठीक है, सेशन स्टार्ट है, लेकिन वो 60 डेज के लिए बिना बताए अब्सेंट है। तो इसी से ध्यान रखना, इसके अंदर क्या काउंट नहीं होगा, नो काउंट ऑफ पीरियड ड्यूरिंग विच हाउस इज प्रोरोग्ड और अर्जेंट फॉर मोर देन 4 डेज। तो 4 डेज के लिए हाउस नहीं चला ना, मोर देन 4 डेज के लिए, तो वो काउंट नहीं होगा इसके अंदर। बाकी 60 डेज अगर लगातार वो कंजुगेटली अब्सेंट रहता है, तो वो डिस्क्वालीफाइड या फिर उसकी सीट वेकेंट हो जाएगी। ठीक है, ओ से यहाँ पर क्या है, अदर केसेस। अदर केसेस के अंदर आएगा AEEE।
जैसे कि अपॉइंटेड हो गया गवर्नर, ठीक है। अभी ये मैं फिलहाल में मैंने देखा था भैया वीके सिंह, ठीक है, वीके सिंह गाजियाबाद के क्या थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उन्होंने उन्होंने उनको ना बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था गाजियाबाद से, ठीक है। अभी वो ना गवर्नर पॉइंट हो गए, कहाँ के, या आप मुझे बता दो, चलो बता देता हूँ, मिजोरम के पॉइंट हुए हैं, ठीक है। तो गवर्नर अपॉइंट कर दिया जाएगा, तो वो सीट क्या हो जाएगी, वैकेंट हो जाएगी, ठीक है। इसे यहाँ पर क्या है, इलेक्शन डिक्लेयर्ड वॉइड बाय कोर्ट। तो भाई इलेक्शन के अंदर कुछ भी घपलाबाजी हुआ, करप्शन हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रल माल प्रैक्टिस हुई और कोर्ट के अंदर वो साबित हो गया, तो कोर्ट ने क्या करेगा, वो कोर्ट उसको कर देगा वाइड इलेक्शन को, तो ऐसे में सीट वैकेंट होगी। इसे यहाँ पर क्या है, मैं पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। इसे यहाँ पर क्या है, एक्सपेल्ड बाय हाउस, हाउस ने उसको एक्सपेल कर दिया, बाहर निकाल दिया। इसे यहाँ पर क्या है, इलेक्टेड टू ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। जैसे अभी गवर्नर के लिए वो इलेक्ट हो सकता है, अपॉइंट हो सकता है, ऐसे इलेक्ट हो सकता है वो प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए, तो उसको अपनी सीट वैकेंट खाली करनी पड़ेगी ना, रेजिग्नेशन देना पड़ेगा ना, तो ऐसे में सीट वैकेंट होगी। यस, अब तुमने आपने ये जान लिया कि भाई सीट वैकेंट होगा इन केसेस के अंदर, ठीक है। अब एक बात और जान लो दोस्तों, इन केस ऑफ डबल मेंबरशिप, ये वाला डबल मेंबरशिप, ठीक है, तो एज पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 कौन सी सीट जाएगी, उसकी कौन सी सीट वैकेंट होगी, इस चीज को भी जान लो, इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है, जैसे आप ही समझ लो, आप राज्यसभा के भी मेंबर हो इस समय और लोकसभा के अंदर भी इलेक्ट होकर आ गए हो आप, ठीक है। तो राज्यसभा के अंदर भी हो आप और लोकसभा के अंदर भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, तो आपके वो 10 दिन का टाइम देता है कॉन्स्टिट्यूशन या आरपी एक्ट, ठीक है, 951, 10 दिन का टाइम देता है कि आप अपने आप से रेजिग्नेशन दे दो किसी भी एक हाउस का जिसका आप छोड़ना चाहते हो। अगर आप नहीं देते हो, नहीं मेरे को दोनों हाथ में लड्डू चाहिए, दोनों हाथ में लड्डू तो नहीं मिलेगा आपको, तो क्या होगा, अगर आपने रेजिग्नेशन नहीं दिया तो आपके राज्यसभा की जो सीट है वो वैकेंट हो जाएगी। अब इसे याद कैसे रखोगे दोस्तों, तो लॉजिक टू रिमेंबर, राज्यसभा लोकसभा आर विद इन द पार्लियामेंट, यस पार्लियामेंट का हिस्सा है राज्यसभा लोकसभा। इट टेक्स जस्ट 10 days, तो 10 दिन का टाइम देंगे आपको टू मेक डिसीजन। ऑलवेज अपर वन गेट्स वैकेंट, ये चीज का ध्यान, ऑलवेज ऑलवेज लिखा हुआ, ऑलवेज अपर वन गेट वैकेंट। तो अपर हाउस आप पढ़ते हो कौन होता है, तो राज्यसभा होता है ना अपर हाउस, तो आपका अब अपर हाउस वाला जो सीट है वो वैकेंट हो जाएगा। हेयर इज राज्यसभा बिंग अपर हाउस, तो आपकी राज्यसभा की सीट वैकेंट हो जाएगी। अब देखो दोस्तों, सेकंड केस क्या है, आप पार्लियामेंट के अंदर इलेक्ट हो गया है, ठीक है, किसी भी पार्लियामेंट का मतलब क्या है, या राज्यसभा या तो लोकसभा, और स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर भी आपने चुनाव लड़ लिया और जीत गए, तो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो सॉरी, 1 मिनट के लिए सॉरी तो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हो और स्टेट लेजिस्लेचर भी हो, ठीक है। तो आपके पास 14 days का समय होगा, ठीक है। तो आपको जो है ना, अगर आपने 14 days में डिसीजन नहीं लिया तो आपकी पार्लियामेंट की सीट वैकेंट हो जाएगी। क्यों, ऑलवेज अपर हाउस, ऑलवेज अपर वन गेट्स वैकेंट, पार्लियामेंट यहाँ पर बड़ा है, ठीक है, अपर है, तो वो आपकी सीट वैकेंट हो जाएगी अगर आपने 14 days में डिसीजन नहीं लिया। तो डॉजिटिव में क्या है, पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर आर फार अवे, दूर दूर होते हैं ये, तो 14 दिन का समय देते हैं, तो मैं 4 दिन फालतू देते हैं डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। तो ऑलवेज अपर वन गेट्स वैकेंट, तो हेयर इज अ पार्लियामेंट सीट बीइंग अपर लेवल सीट, तो वो वैकेंट हो जाएगी अपने आप ही, ठीक है, अगर आपने डिसीजन नहीं लिया, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं दिया इनमें से दोनों में से किसी हाउस का, ठीक है। अब हमने ये 2 केस समझ लिए, ठीक है दोस्तों। अब तीसरा केस समझो, इफ अ सिटिंग मेंबर of one house is also elected to the other house, his seat in the first house becomes vacant। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है कि आप सीटिंग मेंबर हो एक हाउस के, ठीक है, ऐसा मतलब राज्यसभा का आप सीटिंग मेंबर हो और आप आल्सो इलेक्टेड हो गए अदर हाउस में लोकसभा के अंदर, तो आपकी पहली वाली सीट वैकेंट हो जाएगी इसमें, ठीक है। जैसे कि ही डिड नॉट फील सेटिस्फैक्टरी विद फर्स्ट हाउस, सो ही कॉन्टेस्टेड फॉर सेकंड हाउस, ठीक है। चलो, अब देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इफ अ पर्सन इज इलेक्टेड टू 2 seats in a house, he should exercise his option for one, otherwise both seats become vacant। अब देखो दोस्तों, अब किसी व्यक्ति ने 2 seats के ऊपर इलेक्शन लड़ा, ठीक है, और 2 seats के ऊपर वो इलेक्टेड हो गया, ठीक है, तो उसको दोनों सीट में से एक को ऑप्शन करना पड़ेगा, एक को ऑप्ट करना पड़ेगा। अगर वो ऑप्ट नहीं करता है तो उसकी दोनों सीट चली जाएगी, ठीक है। ऐसा क्यों होगी, इट इज अ पनिशमेंट फॉर नॉट एक्सरसाइजिंग एन ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे करके आपको याद रखना है, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, ताकि आपको ये चीज याद रहे, ठीक है। चलो, अ पर्सन इज लायबल टू पेनाल्टी ऑफ 500 फॉर each डे ही सीट्स और वोट्स एज अ मेंबर इन अ हाउस इन पीओडी कंडीशंस। अब देखो दोस्तों,
आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, ठीक है, बट इन पीओडी केसेस के अंदर ना आप ना ही वोट डाल सकते हो, ना ही आप सीटिंग मतलब सेशन के अंदर बैठ सकते हो हाउस के अंदर, ठीक है। अगर आपको प्रोहिबिट कर दिया फ्रॉम सीटिंग के लिए या फिर वोटिंग के लिए, तो आपको 500 रुपये हर दिन के देने पड़ेंगे, आपके पास क्या लगेगा, पेनल्टी लगेगी, ठीक है। उससे यहाँ पर क्या है, ओथ ऑफ अगर आपने अभी तक नहीं ली, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट होके आए, आपने ओथ ऑफ नहीं ली और अब से आगे सीटिंग में सेशन में बैठने लगे, तो आपको 500 रुपये पर डे के हिसाब से आपको फाइन लगेगा। डी से यहाँ पर क्या है, डिसक्वालीफाइड हो गए आप, फिर भी आप जाके सेशन में जाके बैठ रहे हो, हाउस में जाके बैठ रहे हो, तब आपको 500 लगेगा। या फिर आपको पता है कि आप क्वालिफाइड नहीं हो, ठीक है, तो इन पीओडी केसेस के अंदर 500 रुपये आपको पर डे के हिसाब से पेनल्टी देनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो इसको यहीं तक कंप्लीट करते हैं, यहीं तक छोड़ते हैं, मतलब एंड करते हैं इस लेक्चर को। अगले लेक्चर के अंदर मिलते हैं, लेक्चर 2, ठीक है, वो पार्लियामेंट स्टेट सेशन के अंदर। उसके आगे हम ये सब चीज़ें स्पीकर वगैरह का डिस्कशन करेंगे, याद करेंगे, समझेंगे। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए इसको यहीं तक छोड़ रहे हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में मिलते हैं दोस्तों। यहाँ तक आप सब कुछ याद कर लो, समझ लो दोस्तों, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है। और एक बात और दोस्तों, अगला लेक्चर आपको जल्दी ही मिल जाएगा, और इसको है ना हम एक दो वीडियोस के अंदर इस पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को दोनों को फिनिश कर देंगे। तो इसी तरीके से बने रहो दोस्तों और पढ़ते रहो, ठीक है। प्रीलिम्स का एग्जाम आपके पास आ रहा है, आपको तैयारी अच्छी रखनी है, आपको रिवीजन अपना अच्छा रखना है, ताकि आप इस प्रीलिम्स के एग्जाम को आराम से क्वालिफाई कर सको। और आपको ये डेट हमेशा याद रखनी है अपने माइंड के अंदर, ठीक है। इस दिन के लिए तैयार रहना आपको। वन डे एग्जाम है दोस्तों, तो वन डे एग्जाम आपकी पूरी मेहनत डिसाइड कर देगी, ठीक है। तो चलो अगले लेक्चर के अंदर मिलते हैं, बाय।